नमस्कार, के न्यूज इंडिया की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज 15 अगस्त है। ये वो तारीख है जो जश्न की तारीख है, जज्बे की तारीख है, जुनून और जोश की तारीख है। और इसी जश्न में रंग भरने के लिए आज अलग अलग रस से कवि हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इस देश की आवाज को उठाया है, जिन्होंने शब्दों में इस देश के मुद्दों को ढाला है और अपने शब्दों को हथियार बनाकर सत्ता के सामने भी कई मौकों पर पेश किया है। और उन्हीं का मैं स्वागत करती हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत सर आपका। और इसके साथ ही आज हमारे साथ में मौजूद हैं आश्चर्य बलबीर जी। ये भी आज अपनी कविताओं को सुनाएंगे और अपनी बात, अपने शब्दों को गीतों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और इस शाम को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ में एक और कवि मौजूद हैं जिनका नाम है श्रवण गुप्ता जी। श्रवण जी, बहुत स्वागत आपका भी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देखिए, 15 अगस्त ये वो तारीख है और ये वो दिन है जिस दिन जश्न मनाया जाता है। हर एक चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, शहीदों को याद करने का दिन है, उन अमर बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए एक सेकंड मात्र में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और इस देश की रक्षा की है। ये दिन उन लोगों के लिए उत्सव मनाने का दिन है जो लोग सरहद पर बैठकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इसी दिन की। इस दिन में रंग भरने के लिए मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। मुकेश जी, कहते हैं ना कि तिरंगा लहराते रहना चाहिए, लेकिन ये तिरंगा कब लहराता है? ये तिरंगा तब लहराता है जब देश की सरहद पर जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो अपनी सांसों से इस तिरंगे में हवा भरते हैं। ये तिरंगा हवा से नहीं लहराता बल्कि उनकी सांसों से लहराता है। और मैं चाहती हूं कि आज की इस खास पेशकश की शुरुआत तिरंगे की आन बान और शान से हो। बहुत बहुत आभार गरिमा जी। और के न्यूज के सभी दर्शकों को सबसे पहले हिंदुस्तान के सबसे बड़े महापर्व की बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा पर्व है जो हम सब में एक अलग तरीके का उत्साह भरता है और हमें बताता है कि भारत क्यों महान है। 15 अगस्त 1947 के दिन आप समझ सकते हैं कि ये जो तिरंगा है, मतलब कहते हैं कि सिपाही गोद में माँ की यहीं तैयार होता है। क्यों आप अलग हो जाते हैं? पूरी दुनिया में सारे लोग क्यों आपको फॉलो करने लगते हैं कि सिपाही गोद में माँ की यहीं तैयार होता है और यहीं महबूब से ज़्यादा वतन से प्यार होता है। यहीं महबूब से ज़्यादा वतन से प्यार होता है। वतन पे मरने वालों की कमी क्यों कर यहाँ होगी, शहीदों की चिताओं पर यहीं त्योहार होता है। 1947 का वो दिन जिस दिन इस देश ने आज़ादी पाई और पूरे देश में जब तिरंगा लहराया गया, तो दो पंक्तियां मैं और कहता हूँ उस सैनिक की तरफ से जो कहीं दूर सरहद पर खड़ा होकर इस देश की हिफाजत कर रहा होगा। वो क्या कहता है कि चाहे मेरी जान रहे या जान भले जाए, चाहे मेरी जान रहे या जान भले जाए, भारत की है शान तिरंगा घर घर लहराए, भारत की है शान तिरंगा घर घर लहराए, चाहे मेरी जान रहे या जान भले जाए। बहुत बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, तिरंगा हमेशा लहराना चाहिए और तिरंगे की आन बान शान पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देते हमारे देश के सैनिक। और हमारे देश के सैनिक सरहदों पर हैं, वो हर एक मौके पर हमारे लिए मुस्तैद है। आज स्टूडियो में बैठकर अगर हम यहाँ जश्न मना रहे हैं तो वो सिर्फ उन सैनिकों की वजह से, उन बेटों की वजह से। और सलाम है उन माओं को भी जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्मा है जो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। और आज के वक्त में जब राष्ट्र प्रेम की बात होती है तो ऐसे में राष्ट्र प्रेम जो युवाओं के मन में जगाते हैं वो हैं हमारे कवि। और आश्चर्य बलबीर जी के पास हम जाएंगे और मैं चाहती हूं कि वो आज राष्ट्र प्रेम पर हमें कुछ सुनाएं। बलबीर जी। स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर के न्यूज के सभी दर्शकों को सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस आज़ादी के पावन पर्व की। जैसा कि गरिमा जी आपने राष्ट्र प्रेम की बात की, तो एक वानगी है, एक कलम की कहानी है। इस राष्ट्र प्रेम के अवसर पर मैं
नेपाली दादा को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की अलग के लिए हम कवियों के प्रतिनिधित्व की बात की। वो कहते हैं कि 15 अगस्त के दिन थी जिसकी नींव पड़ी, 15 अगस्त के दिन थी जिसकी नींव पड़ी, उस प्रजातंत्र की रखवाली में कलम खड़ी। वाह। उस प्रजातंत्र की रखवाली में कलम खड़ी, ना मानो तो इस विश्वास बदलने वाले हैं, ना मानो तो विश्वास बदलने वाले हैं। हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। और मेरा विश्वास है कि इतिहास जब युवा चेतना ने अपना अंगड़ाई ली, अपने पौरुष और पुरुषार्थ के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, तब इस देश का इतिहास परिवर्तित हुआ है, विश्व का इतिहास परिवर्तित हुआ है। जितनी भी क्रांतियां हुई विश्व में, वो सब वैचारिक क्रांतियों के आधार पर हुई। तो वैचारिक क्रांति का ये दौर भी चल रहा है। मैं उस वैचारिक भावभूमि पर जब एक परिदृश्य देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जब तक आत्मोत्सर्ग का भाव नहीं होगा तो मेरी युवा चेतना का संबल और युवा चेतना की कोई भी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं की जा सकती है। और वैसे ऐतिहासिक संदर्भों की बात देखें तो कि वो बोला, मैंने सदैव ध्वजावाहक की भूमिका निभाई है। वो बोला, मैंने सदैव ध्वजावाहक की भूमिका निभाई है। हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, मौत तो हमारी लुगाई है। वो बोला, मैंने सदैव ध्वजावाहक की भूमिका निभाई है। हम नौजवान हैं, मौत तो हमारी लुगाई है। वो जब चाहे हमें अपने आगोश में सुला सकती है। वो जब चाहे हमें अपने आगोश में सुला सकती है। जी हाँ, कारगिल घाटी तो क्या कहीं भी बुला सकती है। जी हाँ, कारगिल घाटी तो क्या कहीं भी बुला सकती है। हम फर्ज के लिए सदैव तैयार रहेंगे। हम फर्ज के लिए सदैव तैयार रहेंगे। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। वाह वाह वाह। बिल्कुल। तो देखिए, देश के लिए हर एक शख्स यहाँ पर जिया है और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हर पल आतुर रहता है। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं ये जश्न का मौका है, या आज़ादी का जश्न मनाना होगा, और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, जश्न हास्य के बिना अधूरा हो जाता है। राष्ट्र प्रेम की हम बात कर रहे हैं, तिरंगे की आन बान शान को हम सलाम करते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के लिए हास्य का भी उतना ही होना जरूरी हो जाता है। श्रवण गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि देश की हर एक वर्ग के लोगों पर आप मुस्कान लेकर आएं, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी कविता को प्रस्तुत करें। अब आपकी कविता क्या है, ये मैं आपके शब्दों में सुनूंगी। जैसा कि गरिमा जी ने बताया कि आप अपनी कविता के बारे में बताइए, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कविता क्या है। ये प्रश्न उठता है कि कविता क्या है। कविता की परिभाषा बहुत से कवियों ने अलग अलग दी है। हमारे वरिष्ठ कवि सुनील जोगी कहते हैं कि कविता वो है जिसको गाकर भगत सिंह फांसी पे झूले थे। कविता वो है जो मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में गाओ तो चारण बन जाती है। अरे कविता वो है जो मानस बनकर घर घर में गाई जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कविता क्या है, तो एक हास्य कवि का जवाब सुनना। कविता वो है, कविता वो है, कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी तस्वीर को अक्सर चूमा करते थे। कविता वो है जिसके खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसकी खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसकी स्कूटी के पीछे भागा करते थे। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। कविता वो है जिसके पहलवान बाप ने हमको पीट दिया था। कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में, कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में,
अरे वो कविता है जिसके चक्कर में हम चले गए थे थाने में। थानेदार था बड़ा कसाई, थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। नस नस में था दर्द समाया, बदन भी पूरा सूज गया। अभी आप लोगों ने एक योजना सुनी होगी, अग्निवीर योजना। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 4 साल नौकरी करो और उसके बाद बंधन मुक्त। इतनी अच्छी योजनाएं अन्य क्षेत्रों में भी आनी चाहिए। तो मैंने मोदी जी को फोन लगाया और उनसे कहा, क्या कहा सुनिएगा, एक घनाक्षरी छंद है। काली 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 माहे छाई हुई जिंदगी में, रोशनी भी आए ऐसी युक्ति बतलाइए। काली 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 माहे छाई हुई जिंदगी में, रोशनी भी आए ऐसी युक्ति बतलाइए। एक ही घर रौंदे मध्य एक ही लुगाई संग, उम्र भर कैसे रहे आप ही बताइए। एक ही घर रौंदे मध्य एक ही लुगाई संग, उम्र भर कैसे रहे आप ही बताइए। मोदी जी तो आपने भी छोड़ दी लुगाई नेक, मेरी भी लुगाई से तो मुझको बचाइए। नई नई मॉडलों को देख ललचाता रहा, नई नई मॉडलों को देख ललचाता रहा। अग्निवीर योजना भी शादी की बनाइए। वाह वाह। बिल्कुल। और हमारे मोहल्ले में एक चाचा जी रहते हैं, उनके पड़ोस में एक खूबसूरत महिला रहने के लिए आ गई। तो चाचा जी के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ और उनके साथ क्या हुआ सुनिएगा। जन्नत की हूर जैसी लगे कोई नूर जैसी, देख ली पड़ोसन तो दिल में उतरी गए। इसमें चाचा जी की कोई गलती नहीं है, जिसकी पड़ोसन इतनी खूबसूरत हो उसके साथ ऐसी घटना घटना स्वाभाविक है। जन्नत की हूर जैसी लगे कोई नूर जैसी, देख ली पड़ोसन तो दिल में उतरी गए। दाढ़ी मूछ सफा चट, केस रंगी झटपट, सज धज कर चाचा और भी निखरी गए। प्रणय की आस लिए हाथ में गुलाब लिए, करी के प्रपोज चाचा हद से गुजर गए। चाची जी देख ली, चाची जी एकदम चौकन्नी, चाचा जी की हरकतों पर पैनी नजर। चाची जी देख लीन गुम्मा चलाए दीन, जबड़ा था टूट गवा दांत भी उखड़ी गए। और महंगाई से आज का हर व्यक्ति त्रस्त है। तो मेरे साथ क्या हुआ सुनिएगा। महंगाई की बढ़ रही लताएं हैं, महंगाई की बढ़ रही लताएं हैं, इस कदर पाई हमने सजाए हैं कि टमाटर खरीदने के चक्कर में, टमाटर खरीदने के चक्कर में हम अपनी एक किडनी बेच आए हैं। और अभी आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी जी को एक बार बीमारी लगी थी आंख मारने वाली। आंख मारना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत समय मारी। मैं बताता हूं, अवसर को सही वक्त में भांपा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। सरापा का अर्थ होता है सिर से पैर तक। अवसर को सही वक्त में भांपा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। राहुल ने सही उम्र में आंख मारी होती तो आज ये पप्पू नहीं पापा होता। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कविता की एक नई तस्वीर आज श्रवण जी ने हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को दिखाई है और ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मुकेश श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। मुकेश जी, मैं चाहती हूँ कुछ और पंक्तियाँ आप सुनाएं, कुछ और ऐसी अपनी जो रचनाएं हैं वो सुनाएं जो हमारे के न्यूज़ के दर्शक सुनना चाहते हैं, और साथ ही साथ बताएं कि किस तरीके से अभी जो वर्तमान के समय में देखिए महंगाई को लेकर जो बातें कही और जिस तरीके से टिप्पणी अभी श्रवण जी के सामने आई, ये भी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन ये वक्त जश्न का है, मैंने पहले भी कहा, जोश का है और जज्बे का है। तो ऐसे में प्रेम ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप अपनी क्या कौन सी रचनाएं सुनाएंगे? मैं चाहती हूँ सबसे बड़ी बात है, हमारे श्रवण जी ने कहा महंगाई की बात कही। हाँ, तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाई महंगाई के बारे में सिर्फ कि बरसात में गिरते हुए वाटर सी हो गई, अच्छा भी बहुत बरसात में बिखरे हुए वाटर सी हो गई, दीवार में गिरते हुए
गाटर सी हो गई, और आलू की तरह सड़ रहा हूँ मैं रसोई में, आलू की तरह सड़ रहा हूँ मैं रसोई में, तू भाव में अनमोल टमाटर सी हो गई, तू भाव में अनमोल टमाटर सी हो गई। और एक चार लाइनें और सुनिए। मैंने कहा कि देखिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कानपुर एक ऐसा शहर था कि यहाँ से आज़ादी का एक जो उद्घोष हुआ था कि सावन द्वार खड़ा था लेकिन की अगवानी प्यास की, जिनने था अभिमान बचाया खाकर रोटी घास की, उलझी उम्मीदों के सुर जिनको बुनना स्वीकार था, जिनको जीते जी दीवारों में चुनना स्वीकार था, पूरा खत जो बांच लिया करते थे बस मजमून से, और झांसी को सिरमौर बनाया जिनने अपने खून से, झांसी को सिरमौर बनाया जिनने अपने खून से, जिनने पोछे थे बढ़ांसू जलियांवाला बाग के, लंदन की संसद में घुस जो माने थे बम दाग के, माटी बन जाती थी मरहम जिनकी उठती टीस पे, और चलने में चित्कार उठी थी पिस्टल जिनके सीस पे, उनके बलिदानों के रथ को इंकलाब की तौल दो, और दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल दो। आज 15 अगस्त में आप ये मान के चलिए कि जो ऐसे ही आज़ादी नहीं आई है, आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत सारे लोगों का बलिदान है, और उस बलिदान को याद करते हुए मैं एक और आपको बात, एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। जिन लोगों की निगाह भारत की ओर लगी है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, और मैं आप सबसे भी के न्यूज़ के सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप सबको पहचानना है अपने आप को खुद, कि पहचानो भी थोड़ा खुद को, तुम महाकाल के बेटे हो। हिंदुस्तान कौन सी संस्कृति लिए है, कौन सी सभ्यताएं लिए है, कितना बड़ा देश है, केवल आपको जागना है। पहचानो भी थोड़ा खुद को, तुम महाकाल के बेटे हो, शीतलता का एहसास लिए तुम शेषनाग पर लेटे हो, तुम मौन हुए तो बुद्ध बने, तुम बोले तो संदेश बना, और तुम ठहरे तो दिल्ली बस गई, तुम चले तो बांग्लादेश बना, तुम चले तो बांग्लादेश बना। तो हुंकार जगो शिव मंगल की दिन करके लिखे निबंध जगो, निर्लिप्त निराला पथ पर है नीरज के काव्य प्रबंध जगो, तलवार सिवा की सोई है भूषण भनाद के छंद जगो, और दुनिया को राह दिखानी है अब जगो विवेकानंद जगो, जागो जागो जग कर ऐलान करो, ये रार न टाली जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख निकाली जाएगी। क्या बात है, बहुत शानदार। तो देखिए, कोई भी आंख जो भारत माँ पर उठेगी वो निकाल ली जाएगी, और भारत माँ की रक्षा के लिए यहाँ का, इस देश का हर एक शख्स किस कदर आतुर रहता है, ये तो देश की जनता और कड़ कड़ माटी का जानता है। आज आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, और आज़ादी के इस जश्न में रंग भरने के लिए अलग अलग रसों के हमारे साथ में मौजूद हैं कवि, जो लगातार अपनी बात को कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में खास कवि मौजूद हैं जो अपनी
बात को, अपने शब्दों को कविता और गीतों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, वर्तमान के समय की बात की जाए तो वर्तमान के समय कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष तो सरकार को घेर रहा है, लेकिन ऐसे मौकों को याद करे बिना पूरा नहीं हो सकता जब कवियों ने, लेखकों ने अपनी बातों से, अपनी शब्दों से सरकार को जवाब देने पर विवश कर दिया है। बलबीर आचार्य जी के पास मैं जाऊंगी। बलबीर जी, हमने देखा है कि मणिपुर में वर्तमान में हालात कैसे हैं। स्त्री ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और इस देश में बड़ा अहम किरदार निभाती है। आधी आबादी भले ही वो कहलाती है, लेकिन जो कर्म है वो पूरे करती है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कहें वर्तमान के हालातों को देखते हुए। निश्चित रूप से गरिमा जी, ये प्रासंगिक सवाल है और इस आज़ादी के पावन अवसर पर जहाँ तक मणिपुर की बात है, एक ज्वलंत मुद्दा है। अभी मानसून सत्र में आपने देखा, वो अपनी बात कहकर चले गए, वो आए, वो अपनी बात कहकर के चले गए। दोनों तरफ से दहाड़ हुई और हुआ कुछ नहीं। माने इस देश की राजनीति के सहारे हिंदुस्तान की जनता को अगर रहने का पर मजबूर होना पड़ेगा तो निश्चित रूप से एक क्रांति की धारा पैदा होगी। और उस क्रांति की धारा के लिए मैं आह्वान करता हूँ आज़ादी के इस पावन अवसर पर कि सौखियों से सजी कामना चाहिए, सौखियों से सजी कामना चाहिए, सच के शागिर्द का सामना चाहिए। उनके रहमो करम पर न जी पाओगे, उनके रहमो करम पर न जी पाओगे। क्रांति पथ की प्रबल भावना चाहिए, उनके रहमो करम पर न जी पाओगे। क्रांति पथ की प्रबल भावना चाहिए। मैं आज़ादी के इस पावन अवसर पर आज़ादी के महानायक को याद करता हूँ। महात्मा गांधी के संदर्भों को लेते हुए एक छोटी सी रचना के साथ आपको इस उल्लास के अवसर पर इस देश की झलकियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि चौराहे से मुड़ते ही अंधेरे में एक शख्स टकराया, चौराहे से मुड़ते ही अंधेरे में एक शख्स टकराया। मैंने पूछा कौन? वो बोले गांधी तुम्हारा। मैंने कहा हिंसा के युग में अहिंसा के दर्शन। मैंने कहा हिंसा के युग में अहिंसा के दर्शन। अहो भाग्य श्रीमन, अहो भाग्य श्रीमन। वो बोले कहो कैसे हैं देश के हालात। मैंने कहा बापू आपने जो युद्ध लड़ा उसके लिए पहले धन्यवाद। वैसे अब हालात यहाँ बहुत बिगड़ चुके हैं। निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज गोली नहीं चलाते हैं, बल्कि देश के कर्णधार ही जीव जंतुओं का चारा चबाते हैं, बल्कि देश के कर्णधार ही जीव जंतुओं का चारा चबाते हैं। वैसे अगर आपको जानने हैं देश के वाकई हालात तो चलना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन चलने से पहले आपको थोड़ी सी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। धोती की जगह जीन्स पहननी पड़ेगी, धोती की जगह जीन्स पहननी पड़ेगी। और वो देखें भारत का भविष्य तय करने वाला लोक सदन, यहाँ नेता अक्सर करते हैं विचारों का हवन। सदन में जब स्वार्थ की सीमा पार हो जाती है तो खुल जाता है अखाड़ा और एक बार फिर पिट जाता है लोकतंत्र का कबाड़ा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए वर्तमान के समय में जो हालात हैं उनको लेकर बलबीर जी आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया। बिल्कुल, इनसे मिलिए। बिल्कुल, इनके हाथ की भाग्य रेखा काफी प्रबल है। इनसे मिलिए, इनके हाथ की भाग्य रेखा काफी प्रबल है। सच कहें तो जनता के साथ यही बहुत बड़ा छल है। जब भी चुनाव आता है ये हवा में हाथ लहराते हुए आते हैं और सत्ता मिल गई तो क्या कहने। जनता को भय, भूख, गरीबी और कमर तोड़ महंगाई के तोहफे देकर मुस्कुराते हुए टाटा कहकर वापस चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता मिल गई तो क्या कहने। जनता को भय, भूख, गरीबी और कमर तोड़ महंगाई के तोहफे देकर मुस्कुराते हुए टाटा कहकर चले जाते हैं। और वो जो दूर खड़े समाजवाद की ढपली बजा रहे हैं ये आपको इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। और वो जो दूर खड़े समाजवाद की ढपली बजा रहे हैं ये इशारे से आपको अपने पास बुला रहे हैं। आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको हंसते हुए गले लगाएंगे, लेकिन आपके हाथ का सहारा लाठी कब आपके हाथ से गायब हो गई आप जान भी न चाह पाएंगे। यह सुनकर गांधी बोले राम राम। मैंने कहा इस शब्द का इस्तेमाल न करो, यह सांप्रदायिक घोषित हो चुका है। यह सुनकर गांधी बोले राम राम। मैंने कहा इस शब्द का इस्तेमाल न करो, यह सांप्रदायिक घोषित हो चुका है, वरना फिर कोई फूंक दिया जाएगा चौराहे पर लाचार, फिर किसी महिला के साथ होगा अत्याचार, फिर कोई दंगाई किसी के घर में घुस जाएगा, फिर कोई दंगाई किसी के घर में घुस जाएगा
और एक बार फिर माँ की छाती का दूध छाती में सूख जाएगा। इसलिए प्लीज़ इस शब्द को मत करिए रिपीट और हो जाइए मूक। वैसे राम नाम के कुछ और भी कमाल हैं। शेष बचे आपके लिए कुछ सवाल हैं। ये जो माथे पर तिलक लगाए भगवा ओढ़े खड़े हैं, ये राम के भक्त नहीं सांप्रदायिक हथौड़े हैं। सत्ता सुंदरी के साथ रास रचाना इनका पहला उद्देश्य है। इन पर भरोसा करना जनता की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। और वो जो दूर खड़ी महिला बातों के चटकारे में मशगूल है, मौजूदा भ्रष्ट राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। जाति विशेष के लोगों को मनवादी कहकर गरियाती है, साथ साथ आपको भी पागल बताती है। यह सुनकर गांधी को पसीना आ गया। वो बोले, मैंने क्या इसीलिए लड़ा था वो युद्ध? क्या इसीलिए चंद्रशेखर ने खाई थी गोली? क्या इसीलिए लाला लाजपत राय मैदान में कूदे थे? मैंने कहा आप लोग खड़े थे इसलिए लड़े थे। आज शब्दों के अर्थ बदल चुके हैं, ये राजनेता भ्रष्ट हो चुके हैं। ये आपकी सहानुभूति के नाम पर आपकी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे, किताबों में राष्ट्रपिता छपवाएंगे, मौका लगा तो डाक टिकट भी निकलवाएंगे, लेकिन दांडी यात्रा के नाम पर आपके साथ पैदल नहीं चल पाएंगे। लेकिन दांडी यात्रा के नाम पर आपके साथ पैदल नहीं चल पाएंगे, करो या मरो के नाम पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जा चुके थे। मैंने उन्हें कई बार भिलकते हुए आवाज दी, लेकिन मित्रों यह मेरा ही भ्रम था, वो गांधी नहीं उनकी छाया थी। लेकिन मित्रों यह मेरा ही भ्रम था, वो गांधी नहीं उनकी छाया थी। लेकिन तब से मैं रातों में सो नहीं पाया हूँ और हर रात यही सपना बुनता हूँ कि कब छटेगी इस देश से परोक्ष पराधीनता की काली छाया, कब होगा इस राष्ट्र का उद्धार, कब पुनः अवतरित होंगे गांधी एक बार, कब पुनः अवतरित होंगे गांधी एक बार। बिल्कुल, क्या बात है। तो देखिए, गांधी के अवतरण को लेकर बड़ी ही अहम शब्दों में और अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। और अब देखिए, तिरंगे की बात हो रही है और उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। और इसी पर हम चाहते हैं कि तिरंगे को लेकर या वर्तमान में जो मुद्दे आप देखते हैं ना, सरकार किस तरीके से या बुलडोजर जब चलता है तब भी कवियों ने कई तरह की बातें कही हैं, और उन सब को लेकर मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी अपने शब्दों में उन बातों को बताएं और हमारे जनता के मन में एक नई आलेख जगाए। मुकेश जी। के न्यूज के समस्त दर्शकों को 15 अगस्त पर मैं कुछ देश के बारे में भी, देखिए कविता वो है जिससे पीढ़ी परिवर्तन सीखा करती है, और कविता वो है जो विश्व प्रभाव पी पी कर फीका करती है। कविता मुर्दों के मस्तक पर प्राणों का टीका करती है, और कविता वो है जो सड़कों से संसद पर चीखा करती है। तो हम सबका राजधर्म भी हो जाता है और कवि धर्म भी है कि हम सच्चाई पर नजर डालें। अभी मणिपुर पर कोई चर्चा चली तो मैं कह रहा था कि मणिपुर में तो साहब ये होना ही था कि तोहफा रुसवाई का सनसनी खेज दिया था, तोहफा रुसवाई का सनसनी खेज दिया था, धार बयानों को बहुत तेज दिया था। अरे मणिपुर में महिलाओं पे आना ही था कहर, सिपाही की जगह साह को क्यों भेज दिया था? क्या बात है। सिपाही की जगह साह को क्यों भेज दिया था? और